एक प्रधानमंत्री ऐसे थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने समाज की बड़ी आबादी की चिंताओं को सम्मान देने के लिए इस फैसले को वापस लेने का काम किया। जब मैंने मेरे दल ने सही विषयों को सरकार के समक्ष रखा है, सरकार ने हमेशा उसका सम्मान किया। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देश में इन दिनों लेटरल एंट्री पर बहस छिड़ी हुई थी। एनडीए की सहयोगी एलजेपीआर भी इससे सहमत नहीं थी। अब जबकि केंद्र सरकार ने इस पर अपने निर्णय को वापस ले लिया, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुशी का इजहार किया और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा था और ये विश्वास और ज्यादा मजबूत हो गया। चिराग पासवान आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेटरल एंट्री पर अपनी बात रख रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार से इस मुद्दे पर बात की थी, इसमें विचार करने की जरूरत है। आगे केंद्रीय मंत्री ने लेटरल योजना पर कहा कि मैं सरकार का अंग हूं, कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर रखने में मैं समर्थ नहीं हूं। सरकार का अंग होने के नाते सरकार का संरक्षण करने की बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। अगर कहीं ऐसे विषय हैं जहां पर हर असहमति होती है, पर असहमति को दर्ज करने के लिए भी सरकार के भीतर मुझे एक मंच मुहैया कराया गया है, जहां पर अक्सर ऐसे विषयों पर प्रमुखता से रखने का काम करता हूं। आगे सुनिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा है। From this community. So yes, I mean, after understanding the whole matter, this was the decision that was taken for the people of this community, SC, ST, OBCs. चाहे वक्त का मामला हो, चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, सरकार निर्णय ले लेती है। उसके बाद क्या ये निर्णय बीजेपी एक तरफा सहयोगी दलों को लेकर के विचार विमर्श किए बिना ले रही है, जिसके कारण विपक्ष को मौका मिल रहा है इसकी आलोचना का, या फिर दूसरा ये सवाल है कि क्या सहयोगी दलों के दबाव में सरकार ने ये लेटरल एंट्री को लेकर के कैंसिल करना पड़ा? मुझे लगता है सरकार की एक खूबसूरत तस्वीर सामने दिखाई देती है, जिस सरकार को आज तक विपक्षी घमंडी सरकार कहते आए, एरोगेंट सरकार कहते आए, एक तरफा फैसले लेने वाली सरकार कहते आए। ऐसे में मेरी सरकार ने ये साबित किया है कि सबके सुझावों पर चलने वाली ये सरकार है। अगर सरकार से कभी कोई ऐसा फैसला लिया भी जाता है जो संभवतः सहयोगी या जानकारी के बाद सरकार को लगे कि इस पे हम लोग को पुनः विचार करने की ज़रूरत है, ये सरकार इतनी फ्लेक्सिबल है, ये सरकार इतनी सुनने वाली सरकार है कि सुनकर जो सही फैसला होता है वो फैसला ये सरकार लेती है। मुझे लगता है हर सरकार की कार्यशैली ऐसी ही होनी चाहिए, जहाँ पर अगर फैसला लेने के बाद भी आपको कहीं पे लगे कि समाज के हित में इससे बेहतर फैसला लिया जा सकता है या इस फैसले को रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो बिना एडमेंट हुए, बिना उस बात को अपनी नाक का सवाल बनाए हुए सरकार जो सरकारें उसमें पुनः विचार करने को तैयार होती हैं, सही मायनों में वही सरकार जनता के हित में कार्य करती है। उसमें आप लोगों का सुझाव लिया गया था क्या? उसमें सुझाव लिया गया था? वक्फ बोर्ड का जब ये आया था उस वक्त मेरी पार्टी ने प्रमुखता से इस बिल को टेबल करने से पहले ही इस बात का सुझाव सरकार के समक्ष रख दिया था कि इसको कमेटी में भेजा जाएगा, तो हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो हमारी चर्चा भी हुई थी तमाम स्टेक होल्डर से, सबकी मंशा यही थी कि इसको कमेटी में भेजना चाहिए ताकि इसको बेहतर, मजबूत और सशक्त बनाने के लिए तमाम सुझावों का आदान प्रदान हो। ये बात सरकार को टेबल करने से पहले ही कम्युनिकेट कर दी गई थी। देखिए, विपक्ष सिर्फ अब ये मुद्दे उठाता रहेगा। ये वही विपक्ष है ना, जैसा मैंने कहा कि इसके दरवाजे किसने खोले। आज अगर इतनी चिंता है आपको, तो क्यों इसके दरवाजे आप खोल रहे थे? जब इन रास्तों को आप खोल रहे थे, क्यों आपने खोला? आज जब मेरी सरकार ने ये फैसला लिया और कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट किया, एक उदाहरण सेट किया, आने वाले समय में भी
भाई कल को मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, बट उस सरकार के पास ये उदाहरण के तौर पर होगा कि भाई ये नियुक्ति निकली थी और एक सरकार ऐसी थी, एक प्रधानमंत्री ऐसे थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने समाज की बड़ी आबादी की चिंताओं को सम्मान देने के लिए इस फैसले को वापस लेने का काम किया। क्या इस सरकार में आप ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि चाहे वो जेपीसी का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो या अभी का मामला हो, इस सरकार में आप ज्यादा मजबूत हैं पहले की एनडीए सरकार से? भाई बात मजबूती की नहीं है, बात सही विषयों की है। जब मैंने, मेरे दल ने सही विषयों को सरकार के समक्ष रखा है, सरकार ने हमेशा उसका सम्मान किया है। आपने ये बता दिया कि पेट्रोल को लेकर के उसको रद्द कर दिया गया है, उसको प्रधानमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई, तो क्या आगे आरक्षण के जो नियम है या जो आरक्षण का प्रावधान है उसका पालन करते हुए ये निकाली जाएगी फिर वैकेंसी? देखिए, आने वाले दिनों में सरकार का क्या फैसला होगा वो चर्चा के बाद ही मैं आप लोगों के समक्ष रख सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिसकी जानकारी फिलहाल नहीं होगी। आधे एक घंटे पहले ही इसको रद्द करने का फैसला हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इस पर पुनः चर्चा होगी और पुनः चर्चा के बाद जो फैसला लिया जाएगा वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पर मैं एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर समर्पित है कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी नियुक्ति निकलती है उसमें आरक्षण के प्रावधानों का एप्लाई करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहाँ पे इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी लागू नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। तो ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी इसमें निकले उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नहीं किया जाता है तो मेरी आपत्ति रहेगी ही रहेगी। कल भारत बंद है सर, कल भारत बंद है SC/ST कोटा को लेकर। भाई एक करके सुनने में कहाँ भाग रहा हूँ। हाँ भाई बारी से अपना एक क्वेश्चन ले लिया गया दूसरे को और अरुण भारती जी की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी। वो लोग लगातार अब मांग उठा रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस मामले में आगे क्या? इस मामले में फिलहाल जो नियुक्ति निकाली गई थी 1-2 जिलों में, इसको लेकर अरवल खासतौर पर, उसको अभी होल्ड पे रखा गया है। जैसा मैंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से इस विषय को लेकर बातचीत हुई थी, लिखित तौर पर भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय दे दिया था। मुझे लगता है ये मामला विचाराधीन है, कोई नई नियुक्तियाँ इसके ऊपर अभी नहीं हुई हैं और इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यवस्था पहले जैसे थी ये वैसे ही चले, चौकीदार और दफादारों को लेकर। नहीं, बिल्कुल कल भारत बंद है और मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है, बट हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग की चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा। हाँ, बंगाल की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया है। नेशनल टास्क फोर्स गठित करने की बात कही है। नहीं, बिल्कुल ये घटना गंभीर है और बहुत गंभीर है और मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। ऐसे उदाहरण तय किए जाने चाहिए कि इसके बाद अगर ऐसी कोई आपराधिक सोच वाला व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में सोचे भी तो भी उसकी रूह कांप उठे। ऐसे उदाहरण समाज में हम लोगों को खड़े करने की जरूरत है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस बात का आह्वान किया था कि अब आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में लिप्त अपराधियों की सजा को भी उतनी ही प्रमुखता से अब दर्शाया जाएगा ताकि लोगों के मन में इस बात का भय बैठे। देखिए, सरकार के स्तर पर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन के स्तर पर भी कार्य हो रहा है, पर साथ ही में सामाजिक सुधार की भी जरूरत है। उस सोच में भी बदलाव की जरूरत है जिसका आह्वान मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। कौन है वो लोग जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं? हम ही लोगों के बीच के वो लोग हैं।
कैसे ऐसी मानसिकता उनके मन में आती है, कैसे बहन बेटियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध ये लोग करते हैं। कल रक्षाबंधन का त्योहार था, सामूहिक आह्वान हम लोग को करने की जरूरत है, सामूहिक संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। जिस दिन समाज का हर एक व्यक्ति जो सम्मान की दृष्टि, अपनी बहन को जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसी दृष्टि से देश की हर एक युवती लड़की को देखने लग जाए तो संभवतः ये घटनाएं नहीं घटेंगी। पर हाँ, तब तक समाज में ऐसी आपराधिक सोच वालों के प्रति डर भी बैठाना जरूरी है, जो सिर्फ कड़ी कार्रवाई करके होगा। और इसके लिए राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सत्ता पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, सबको अपनी राजनीति छोड़कर एक मंच पर आकर इसके लिए उदाहरण तय करने होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। पार्टी के तरफ से अरुण भारती जी मजबूती से रखने का काम करेंगे। उन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी चिंताएं भी दर्ज की, कई बिंदुओं पर उन्होंने अपने सुझाव रखने का काम किया। कई बिंदुओं पर उन लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि क्या ये बिल इस बारे में ऐसा सोचता है या इसमें इस शब्द का जिक्र किया गया है, इसकी परिभाषा क्या है। ये तमाम विस्तार से लंबी हम लोग की चर्चा हुई, बैठक हुई। आने वाले दिनों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये जो सुझाव हम लोग के पास आए हैं, इसको तो हम लोग रखेंगे ही, पर ये प्रदेश स्तर पर हुई एक बैठक थी। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन विधेयक आया है वो देश भर में लागू होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के द्वारा अलग अलग ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां पर अलग अलग मुस्लिम संगठनों के नेता, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि आकर अपने अपने सुझाव पार्टी के समक्ष रख सकते हैं, ताकि उनकी बातों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मजबूती से रखा जाए। सरकार की भी सोच सुधार को लेकर है और समाज के इस वर्ग की सोच, मुसलमान वर्ग की भी सोच इसकी बेहतरी को लेकर ही। ऐसे में सरकार की सोच और मुसलमान वर्ग दोनों एक साथ मिलकर कैसे आगे चल सके, उसका माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनने का कार्य करेगी। हम लोगों के माध्यम से अगर उनकी कोई चिंताएं हैं, उनकी कोई परेशानियां हैं या उनका कोई आक्रोश भी है, उसको भी सरकार के समक्ष रखने का माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में भी करेगी। इसको लेकर आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक रखी है, उसमें कई सुझाव आए हैं। उन सुझाव को भी अगली जेपीसी की बैठक कौन सी तारीख को, 22 अगस्त को पहली बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस विधायक संशोधन विधायक को लेकर होगी, जहां पे इन तमाम सुझावों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर पार्टी की तरफ से भी हम लोग अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि समाज का कोई भी वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, मुसलमान वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसी भी धर्म के लोग हो, मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो सही मायनों में वो सबके सुझावों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और ये तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, जेपीसी की बात हो या आज उस नियुक्ति को रद्द करने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पुनः साबित किया है, इस बात को पुनः प्रमाणित किया है कि जब हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो सही मायनों में देश का हर एक व्यक्ति 140 करोड़ जनसंख्या को साथ लेकर चलने का कार्य मेरी सरकार कर रही है। और इसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। अब कोई और सवाल?